हेलो विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये 50 क्वेश्चन तक टेस्ट सीरीज का कर लिए थे। चलिए ये दूसरा पार्ट 51 से 100 तक करते हैं। ये बिहार से एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और बीपीएससी के लिए भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया था? ये 5 मार्च 1931 को किए थे। कब? 5 मार्च 1931 को। 52। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। ये सही है। और ये कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलते 52 हो गया, 53 की ओर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? ये फिक्की का फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की का गठन कब किया गया? फिक्की का गठन 1927 में किया गया। कब किया गया? 1927 में फिक्की का गठन किया गया। 54। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन असत्य है? गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औसत का असली कर्तव्य है। ये सही है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। ये भी सही है। अर्थात ये कोई कथन गलत नहीं है। 54 का उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलित के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया? ये 1930 में। चलते 56। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? सन्यासिनी रूपी भारत माता। कौन सा? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? यह अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलते हैं, ये हो गया 57। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के निम्नलिखित संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। ये सही है। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह अभी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। ये भी सही है, अर्थात इसका कोई गलत नहीं है। 58। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यह वर्धा बैठक में पारित हुआ था। किसमें? वर्धा बैठक में। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कब? 14 जुलाई 1942 में। इक्विजिशन क्या है? इक्विजिशन एक रोमन कैथोलिक संस्था है। 60। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुश बात उड़ जाएगा। ये किसने कहा था? छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे जनमत की आंधी में निरंकुश बाद उड़ जाएगा। ये लुईस सेबेस्टियन मर्सियन ने क्या कहा था? 61। कालक्रम का निर्धारण करें। प्रेस का निर्धारण हेतु होने लगा। तो सॉरी, प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। ये सभी का कालक्रम अनुसार हो जाएगा।
1 2 3 4। चलते आगे। उसके बाद होता है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार फिर हुआ, फिर ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ, फिर बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ। 62। तुलसीदास की 16वीं सदी का किताब चरित रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1810 में। चलते आगे। यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, पहला मुद्रण 1810 में। चलिए 63। स्थिर धम्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? स्थिर धम्म नाम विचार नामक पुस्तक यह राम चड्ढा ने लिखा था। 64। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हो जाएगा केवल एक सही है। मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे। ये एनसीईआरटी बेस्ड सभी एमसीक्यू फ्रेंड्स। चलते हैं 65 की ओर। मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, पिता परिवार का मुखिया होता था, पिता का घर पशुधन खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। ये तीनों सही है। 66। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन और सत्य है? मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी। ये गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की ही जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। यह भी गलत है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजा से आती थी। ये सही है। खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजा से आती थी। ये 66। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 और सत्य है। मेसोपोटामिया में खुदाई के बाद टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गालियाँ पाई गई है। साथ ही घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होना यह सिद्ध करता है कि नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, इसमें सुदृढ़ नहीं था, अभाव था। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसा कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। व्यवस्था इसमें नहीं था। चलते हैं। बल्कि उस जल निकासी की नालियाँ मिट्टी की नलिकाएं नगर के भीतर घरों के भीतर आंगन में पाई गई, जिससे यह समझा जाता है घरों की छतों का ढलान भीतर की होता था और वर्षा के पानी का निकास नलियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। ऐसा कच्ची गलियों कीचड़ से बचने के लिए किया जाता होगा। चलते हैं अंदर। तो 67। रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोमन साम्राज्य कौन सा कथन हो सकता है? एकल परिवार चलन था, पिता की संपत्ति पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था। यह तीनों सही है। 67। 68। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन और सत्य? कौन सा सत्य है? जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। सही है। इटली के सोने और चांदी खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। ये गलत है। ये जल शक्ति से नहीं होगा। उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। ये सही है, अर्थात 1 और 3 सही है सिर्फ। रोम की अर्थव्यवस्था अधिकांश धर्म दासों द्वारा ही किया जाता था। यहाँ दासता बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। चलते आगे। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में औसत का चयन करें। ये औसत का चयन करना है। ये सिर्फ सी गलत है और सब सही है। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े के मजदूरों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन समाज में व्याप्त थी। 70। मंगोलों से संबंधित यास क्या था? मंगोलों से संबंधित यास क्या था? यह एक मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। 71।
अमेरिकी गृह युद्ध के भारत में क्या परिणाम हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध के भारत में ये भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिशों को निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई थी। अर्थात एक और दो दोनों सही होगा। 71, 72। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज़्यादा कैरिबियाई देश में भेजा जाता था। 73। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा 1 और 2। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने, भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी, उद्योग विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी। सिर्फ 1 और 2। औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन और सत्य है? कौन सा सत्य है इसमें? कोई सत्य नहीं है, मतलब दोनों और सत्य है। 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद नहीं, फैक्ट्रियों का स्थापना के पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। और यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों का स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकार आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। आदि औद्योगिकरण का इंग्लैंड और यूरोप में ये हो जाएगा। उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, तो इसको ये नाम नहीं दिया गया था, यानी फैक्ट्रियों में होता ही नहीं था। तो चलते 75। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। यूरोप में गिल्ड क्या था? औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड एक उत्पादकों का संगठन था। क्या था? उत्पादकों का एक संगठन था। 76। निम्न कथनों पर कौन सा कथन और सत्य है? ये केवल दो सत्य है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, और ये पहला गलत हो जाएगा। सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। जी नहीं, ये 1860 के दशक में था। 77। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। सही है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% पहुंच गई थी। ये गलत है। 10 से 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा 35 से 75% तक पहुंच गई थी। कितना? 35 से 75% तक पहुंच गया था। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। अर्थात 1 और 3 सही था। 78। उपनिवेशक और अधिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारतीय दक्षिण पूर्व एशिया बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 79। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया था? ये लाहौर के अधिवेशन में। किसके? लाहौर अधिवेशन। ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज को मान लिया गया था और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं पे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया था। 26 जनवरी 1930 को। 80। ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। कब? 1944 में।
याद रख लीजिएगा, ब्रेटन वुड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कभी सुने नहीं हो उसके बारे में जरूर याद रखिए। यह क्या है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। 81। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? इसे भारत ने लॉन्च किया था। सही है। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगों में निवेश करने पर जोर देता था। सही है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है। ये सही है, अर्थात इसका तीनों सही हो जाएगा। 82। मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? यह खाद्य एवं कृषि संगठन के फाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सिर्फ एक सही हो जाएगा। 83 हो गया। 84। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में कौन सा कथन क्या कहा गया? सही है। 84 के बारे में, यह पत्थरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। ये सही है। और इसका एक चार सही है। नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता था। 2 और 3 इसका नहीं है। इसके देख लेते हैं। 84। मंदिर वास्तुकला के नागर शैली की विशेषता इसका घुमावदार शिखर है। का घुमावदार शिखर विमान है जो स्तरों में उगता है और अक्सर पर्वत शिखर जैसा आकार होता है। इसका जैसा पर्वत शिखर जैसा आकार होता है। यह विशिष्ट विशेषता नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करती है, जैसे कि द्रविड़ शैली जिसकी विशेषता इसका पिरामिड शिखर विमान है। वास्तुकला की नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के स्थित रहता था। चलते आगे। शिखर को देवता के निवास का प्रतीक माना जाता था। याद रख लीजिएगा, शिखर को देवता के निवास का प्रतीक बनाने और गर्भगृह पवित्र स्थान की ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका हो जाएगा सिर्फ 1 और 4। 85। चंद का दमपारा वन जीव अभ्यारण्य, क्या चंद का दमपारा वन जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है और यह डोंगरिया क्रोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन जीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है? ये द्रविड़। 87। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? यह भौगोलिक सूचना प्रणाली। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से कुछ उद्देश्य को पूरा करता है? या मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है। सिर्फ एक सही है इसका। 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 90 का हो गया।
ये एक और दो दोनों सही है। कथन दो एक की सही व्याख्या भी करता है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 12 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% की अधिक वृद्धि हुई। उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियों और दबाव अधिक बार बनते देखे गए हैं। अर्थात इसका एक और दो दोनों से व्याख्या भी एक दो एक कथन एक का करता है। भारत और प्रधान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दो और तीन। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को विकास रणनीति को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया। दोनों देशों ने अवैध असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया। 92 इसका दो और तीन हो जाएगा। बाहर निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है? ओजोन और धुंध के में नाइट्रोजन ऑक्साइड। 92 93। निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक प्रजाति माना गया है? गिद्ध को संकेतक प्रजाति, ये उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है? यह सिंधु नदी के बाएं किनारे के सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोडा, तसरा, पालिंगती, चूक, लुगनाक नदी इसकी दो सहायक नदियां हैं। ये किस नदी के बारे में कह रहा है? यह जास्कर नदी के बारे में। 95। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये केवल दो सही है। साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपी लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा पहुंच प्रदान करना है। 96। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा एक और तीन। सीसीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उसे कायम रखना। सीसीआई में विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल है। ये नहीं होगा। ये तीन। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। सिर्फ एक और तीन। 97। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। 97 98। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? यह आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया? यह सोलापुर में। कहाँ? लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजना सोलापुर में। चलते हैं इस हाफ टेस्ट सीरीज का बाकी 50 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? यह सरयू नदी में। किस नदी में? सरयू नदी में संचालित की जाएगी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? यह सरयू नदी में, याद रख लीजिएगा। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही बसा है। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो में, ये बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।